कविता की शादी रवि से काफी धूमधाम से हुई थी। कविता को देख सबने कहा था कि बहू बहुत ही सौम्य और समझदार लड़की है। पढ़ाई भी अच्छी, संस्कार भी अच्छे। लेकिन जैसे ही वो शांति देवी के घर की चौखट पर पांव रखती है, उसे ये बात महसूस नहीं हुई कि वो एक नई जिंदगी में नहीं, बल्कि एक पुरानी सोच के खंडहर में दाखिल हो रही है। शांति देवी ने आरती तो ले ली, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बहू का असली सुख उसके घर आने से नहीं होता, जिम्मेदारी निभाने से होता है। धीरे से उन्होंने कविता के कान में कहा, तो कविता ने भी सिर झुकाकर जी मम्मी जी। बस उस दिन से उसके सिर पर जिम्मेदारियों की गठरी रख दी गई, बिना कुछ समझाए, बिना कुछ बताए। कुछ दिन रहने के बाद रवि भी चला गया। अब कविता लग गई अपने घर के कामों में। वो हर सुबह 5 बजे उठती, नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा, सास की चाय और फिर दोपहर का खाना। इसके बावजूद भी बिना बात के ही शांति देवी उसे सुनाते हुए कहती, हमारी प्रियंका तो ससुराल में एक बार भी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करती है। ऐसे संस्कार दिए हैं मैंने। सास की बात सुन कविता चुप रहती। और तो और प्रियंका भी जब मायके आती तो कविता की हर छोटी से छोटी बातों में कमियां निकालना जैसे उसकी आदत बन गई थी। कविता ने जैसे ही माँ बेटी को खाना दिया कि प्रियंका तुरंत बोल पड़ी, मम्मी, आपको अपनी बहू के हाथ का खाना कैसे खाया जाता है? बिना नमक, बिना स्वाद। मेरे बस की बात तो नहीं है। मैं तो अपने लिए खुद ही कुछ बनाऊंगी। कहते हुए प्रियंका उठ गई। खाना बुरा नहीं बना था, बस प्रियंका की आदत थी कुछ ना कुछ जहर उगलने की। प्रियंका की बात सुन कविता को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन फिर भी वो शांत रहकर अपने काम में बिजी रही, चुपचाप बर्तन धोती रही। माँ बेटी की बातें सुन सुनकर कभी कभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वो उन्हें गालों तक नहीं आने देती। शायद इस डर से कि किसी को अपनी कमजोरी ना दिखा दे। रवि तो विदेश में रहता था, जिसके चलते कविता का प्यार अब ईमेल और महीने में एक बार की वीडियो कॉल पर सीमित रह गया था। कविता हर बार वीडियो कॉल पर बोलना चाहती है, रोना चाहती, लेकिन जब भी वो कहती, रवि, मैं थक गई हूं घर के रोज रोज के कलेश से। सब मिलाकर 3-4 लोगों की फैमिली है, फिर भी इतना कलेश होता है। तो रवि भी तुरंत जवाब दे देता, प्लीज कविता, ये नाटक मत करो। मम्मी को मैं बचपन से जानता हूं, वो बुरी नहीं है। सब बहुएं ऐसे ही शिकायत करती हैं। पूरे घर में उनको बस सास ननद ही खराब लगती है। रवि की बात सुन कविता ने एक बार स्क्रीन पर खुद को देखा। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन आंखों में अब भी रवि के उसे समझने की उम्मीद थी। लेकिन घर से दूर, देश से दूर रहकर रवि कविता को समझ नहीं सका। एक दोपहर प्रियंका का बेटा खेलते खेलते बालकनी में गिर गया। मामूली खरोच थी, पर प्रियंका कविता के ऊपर भड़क गई। भाभी, अगर आपको बच्चों का ख्याल नहीं रखने आता तो मम्मी से कह देती। घर नहीं संभाल पा रही, अब बच्चे भी गिरा रही हो। कविता कुछ कहना चाही कि तभी शांति देवी भी उसके ऊपर चीख पड़ी, हे भगवान, जाने इस लड़की को क्या आता है। अब तो लग रहा कि इस घर की किस्मत ही खराब हो गई है। कविता फिर से कुछ कहने के लिए मुंह खोली, मम्मी जी, मैंने पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं दूर थी। बस बस, अब बहस भी करने लगी। प्रियंका बीच में ही कविता की बात काट देती है। कविता चुप हो गई, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ टूट गया था। उसने इस परिवार के साथ बहुत ही घुल मिलकर रहना चाहा, लेकिन हर बार उसे नकार दिया गया, नकारा साबित कर दिया गया।
जिसके चलते अब वह उदास रहने लगी। एक दिन कविता को तेज बुखार हो गया, ठंडी कपकपी सर दर्द, लेकिन फिर भी वो रसोई में रोटियां बेल रही थी। शांति देवी ने देखा भी कि कविता की तबीयत ठीक नहीं है, पर पूछा नहीं। उन्होंने समझा कि बहू बहाना बना रही है। लेकिन शाम को जब कविता बेहोश होकर गिर पड़ी, तब हड़कंप मच गया। डॉक्टर ने कहा, कविता को बहुत कमजोरी है, उसे आराम की सख्त जरूरत है। तब जाकर कविता अपने कमरे में चुपचाप सो गई। रात को प्रियंका उसे खिचड़ी दे गई। अगली सुबह शांति देवी कविता के कमरे में गई। कविता सो रही थी। पास में एक डायरी पड़ी थी। शांति देवी ने बड़े ही उत्सुकतावश वो डायरी उठा लिया। जैसे ही उसका पेज पलटी तो उसमें लिखा था, मैं हर सुबह सूरज की तरह निकलती हूँ, लेकिन कोई मेरी रोशनी नहीं देखता। घर में सब आते हैं, लेकिन मुझे पार करते हैं। ना कोई मेरे पास बैठता है, ना कोई मुझसे हालचाल पूछता है, ना कोई मेरा दुख सुख पूछने वाला है। रोज सुबह मैं एक नई उम्मीद के साथ उठती हूँ कि आज माँ जी एक शब्द तो प्यार से बोल देंगी। शादी से पहले मेरा सपना था कि मेरे अपने माँ बाप तो नहीं है। चाचा चाची ने जैसे तैसे पाल दिया था। सास को मैं माँ की तरह प्यार दूंगी, लेकिन शायद मैं बदनसीब हूँ। मुझे माँ का प्यार जिंदगी में कभी मिल ही नहीं सकता। पति भी दूर है, माँ बाप है नहीं। मजबूरी में इस घर की चार दीवारी में पड़ी हूँ, इस उम्मीद से कि शायद कोई मुझे कभी तो समझेगा। डायरी पढ़ पत्थर दिल शांति देवी की आंखों में अचानक ही आंसू आ गए। उनकी आंखें डबडबा गई। उन्होंने पहली बार ध्यान से कविता के मासूम से चेहरे पर देखा और मन ही मन खुद से सवाल किया, क्या मैं इस लड़की को एक दिन भी इंसान की तरह देखी? नहीं। मैं इतनी पत्थर दिल कैसे हो गई? मैं ऐसी तो नहीं थी ना। फिर मुझे बहू के नाम से चिढ़ क्यों हो गई, जबकि वो बेचारी तो कुछ कहती भी नहीं है, अनाथ है। फिर भी मैंने उसे कभी प्यार से बात तक नहीं की। क्यों? इस सवाल का जवाब शांति देवी के पास भी नहीं था। उन्हें तो बस बहू के नाम से ही चिढ़ थी कि तभी प्रियंका भी कमरे में आई। उसके हाथ में उसकी साड़ी थी। साड़ी शांति देवी को देते हुए बोली, मम्मी, मेरी साड़ी प्रेस नहीं हुई है, उठाओ भाभी को, मेरी साड़ी प्रेस करें। शांति देवी ने उसकी ओर बिना देखे कहा, अब कविता की तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हारी साड़ी तुम खुद कर लो। अरे मम्मी, तुम नहीं समझती हो ये सब, तुम्हारी बहू के नखरे हैं। नखरे ही सही प्रियंका, वो आराम कर रही है ना, उसे आराम करने दो। माँ की बात सुन प्रियंका हैरानी से अपनी माँ को देखते हुए बोली, माँ, ये आप बोल रही हो? हाँ, मैं बोल रही हूँ। और सुन, जल्दी नहाकर मेरे साथ किचन में आ जा। कहते हुए शांति देवी किचन में चली गई। अपने हाथों से कविता के लिए खिचड़ी बनाई और लेकर गई कविता के पास और उसे उठाते हुए बोली, बहू, उठ खा ले खिचड़ी, फिर दवा खा लेना। पहली बार सास के मुंह से अपने लिए प्यार से मीठे शब्द सुन कविता का पेट वैसे ही भर गया था। जब उसने खिचड़ी खाई तो उसमें नमक कम था। फिर भी सास के बदले हुए रूप के आगे सब कुछ उसे फीका फीका ही लग रहा था। कविता की आंखों में आंसू देख शांति देवी ने कहा, बहू, अब नया नाटक शुरू मत कर, चुपचाप खाना खाओ और दवा खाकर फिर से सो जाओ। जब तक आराम ना हो तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है। घर के सारे काम मैं देख लूंगी। अभी भी शांति देवी की आवाज कड़क थी, लेकिन उसमें प्यार था, कहीं ना कहीं ममता झलक रही थी। शांति देवी अपनी ममता खुलकर तो नहीं जता पा रही थी, लेकिन
एहसास करने वालों के लिए काफी था। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं आपको पकड़ के एक बार जी भर के रोना चाहती हूँ, क्योंकि आज पहली बार कोई मुझे अपना लग रहा है। शांति देवी ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन कविता को ऐसे लगा जैसे उसकी आधी बीमारी खत्म हो गई है। रवि जब अगली बार वीडियो कॉल पर आया तो कविता ने कहा, रवि, अब मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं करनी है, क्योंकि सही मायने में अब जाकर मुझे मेरा परिवार मिला है। अब मैं कह सकती हूँ कि ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। कविता की बात सुन रवि मुस्कुरा पड़ा। कभी कभी रिश्ते खून से नहीं, अनुभव से गढ़े जाते हैं, जो शांति देवी ने गढ़ा।